गुड मॉर्निंग इंडिया। कैसे हो भाइयों बहनों, सब ठीक ठाक है। हम खड़े हैं यहाँ पे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के पास है गांव गोरा। गोरा मतलब फिरंगों वाला, अंग्रेज़ों वाला नाम गोरा। तो हमारे साथ हैं यहाँ पे, हम सोशल एक्टिविस्ट हैं, शोभा बहन और लखन भाई। सो नमस्कार शोभा बहन, कैसे नमस्ते। हैं? बस ठीक है। अच्छा, लखन भाई। नमस्ते। सो हम इनके साथ कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं। ये हमें देखे है सुबह ये खेत में काम कर रहे थे अपने, हमें तो आज भी सारे किसान हैं, इनका पीछे ये पड़ा है, इनका कहीं पड़ी है और चीज़ें पड़ी हैं। तो हम बात कर रहे हैं गुजरात डेवलपमेंट मॉडल के ऊपर कि यहाँ पे कैसे गांव में क्या लाइफ है, गांव में क्या चीज़ें हैं। सो पहले शो बहन से शुरू करते हैं। मैम, आप यहाँ पे काफ़ी देर से वुमेन एम्पावरमेंट पे काम कर रहे हैं, तो हमें जी। थोड़ा आप बताएं कि थोड़ा अपने काम के बारे में बताएं और बताएं इन एरियाज में क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं वुमेन की। हाँ, यहाँ वैसे ये ट्राइबल एरिया है पूरा। तो ट्राइबल्स में जेंडर डिस्क्रिमिनेशन होता नहीं है, पर कुछ कुछ थोड़ी थोड़ी चीज़ें ऐसी होती है जो होने लगी है लोगों के साथ। मतलब बाहर से जो दूसरे लोग आते हैं, सो कॉल्ड सवर्ण, ऊंची कास्ट वाले, अपने आप को ज़्यादा समृद्ध समझते हैं, उन लोगों के संपर्क में आने की वजह से इन लोगों का जो पुराना कल्चर था, बहुत ही अच्छा सुंदर कल्चर था, वो भी ख़राब होता जा रहा है। उनकी अच्छी चीज़ें नहीं, उनकी जो गलत चीज़ें हैं वो समझ रहे हैं कि उनकी जो गलत चीज़ें हैं वो बहुत सही है, वो सब अपनाने लगे हैं। उसकी वजह से काफ़ी दिक्कतें यहाँ हो रही है। औरतों के साथ, सॉरी, औरतों के साथ पहले इतना भेदभाव नहीं होता था। उन लोगों में औरत और मर्द का कोई ऐसा ये नहीं होता था। अब ये लोग समझने लगी कि औरत से ज़्यादा मर्द काफ़ी उसकी पोजीशन ऊंची होती है। औरत तो सिर्फ एक चीज़ की तरह देखने लगे हैं। काफ़ी कुछ ऐसे बदल रहा है। पहले औरत और मर्द अलग अलग नहीं बैठते थे, अभी उनका भी ये होने लगा है कि औरत थोड़ा कहीं सम्मेलन होता है तो औरतों का एक अलग बैठने की जगह होती है, महिलाओं की, पुरुषों की एक अलग जगह होती है बैठने के लिए। वो एक अंतर आने लगा है। मैं यहाँ 10-12 साल से एकल महिलाओं के साथ काम कर रही हूँ जिनके पति गुजर गए हैं। ऐसी पहले होता था कि जब पति गुजर जाता था, यंग एज में जो औरतें होती हैं उनके पति गुजर जाते थे, तो उनकी दूसरी शादी हो जाती थी। और उसके जो बच्चे होते थे वो उसके औरत की मायके वाले या उसके ससुराल वाले जो पुरुष होता था, उसके घर वाले उसको संभाल लेते थे। अभी ये हो रहा है कि पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से ज़मीन कम होती रही है, लोगों में बढ़ते बढ़ते ज़मीनें कम हो गई है, तो उसकी वजह से ज़मीन का लालच बढ़ गया है लोगों में। पहले नहीं था कि कोई बाहर से भी कोई आता था उसको ज़मीन दे देते, अभी घर के लोगों के बीचों में भी ये झगड़ा होने लगा है। और ये औरतों को ये ज़मीनों में अपनी ज़मीनों में हिस्सा नहीं देते हैं। तो औरत अगर शादी करके चली जाएगी तो उसके बच्चे भी बिखर जाएंगे। इस वजह से ये वो औरत महिला दूसरी शादी नहीं करती है, और अपने बच्चों के लिए वो वहीं पे ससुराल में सारी दिक्कतें सह के, हिंसा सह के भी वो रहती है। तो उसके साथ एक तो घर में रहने नहीं देते हैं, गवर्नमेंट ऑफिस में गवर्नमेंट की जो स्कीम्स होती है उसमें उसको फ़ायदा नहीं मिलता है। वहाँ जाती है तो जो यंग एज जवान औरत होने की वजह से जो दूसरी दिक्कतें, सेक्सुअल हैरेसमेंट, अब्यूज़, मतलब गलत निगाह से देखना, वो सारी चीज़ें होती है। उसकी वजह से वो अपने फ़ायदे भी नहीं उठाने की डरती है जाने के लिए। और शिक्षित भी नहीं है तो उसको बहुत काफ़ी डर लगता है, और अगर बाहर जाती है तो लोग बदनाम करते हैं, तो वो सारी चीज़ें भी होती है। तो और अकेले होने, उसके अकेलेपन का लोग फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं। तो हम लोग यहाँ उनको मैं यहाँ 12 साल से रहती हूँ, तो उन लोगों को अवेयर किया कि आप लोग सक्षम हो, हिम्मत वाली हो, पढ़े लिखी नहीं हो तो भी क्या है, अकेली हो तो क्या है, ऐसी अकेली औरतों का एक झूठ बनाया, और वो लोग अपने और एक दूसरी महिलाओं को सपोर्ट करते हैं, मोरल सपोर्ट करते हैं, स्ट्रेंथ मिलता है, और सरकारी ऑफिस में जाके उनको जो फ़ायदा होना मिलता है सरकार का वो दिलवाते हैं। घर में ज़मीन का हिस्सा दिलवाते हैं, मकान बनवाने के लिए जो गवर्नमेंट की स्कीम है उसमें वो उनको मदद करती है। और अगर कोई सेक्सुअल हैरेसमेंट होता है तो उसमें भी वो प्रेशर ग्रुप की वजह से का तरह काम करके उनको मदद करती है। काफ़ी ऐसे कर रहे हैं। और अभी ये स्टैच्यू ऑफ यूनिटी यहाँ पर आया, उसकी वजह से यहाँ की ज़मीनों के भाव भी बहुत काफ़ी बढ़ गए हैं। तो लोगों को ज़मीनों की प्रति अपने लालच भी बढ़ गया है कि मेरी ज़मीन बेच के मैं बहुत ज़्यादा पैसा कमा लूँगा।
पर यहाँ के आदिवासियों को बिजनेस करना नहीं आता है, पैसे का इन्वेस्टमेंट करना नहीं आता है। और वो पैसे की लालच की वजह से वो भाइयों भाइयों में भी झगड़ा होता है, उनकी घर के फैमिली में दूसरे लोगों के साथ उनका रिश्ते खराब होने लगे हैं। पैसे ले लेते हैं, एक बार बेच देते हैं दूसरे लोगों को, जबकि ये यहाँ ये लॉ है कि ट्राइबल की ज़मीन कोई खरीद नहीं सकता, पर फिर भी लोग बाहर से लोग आके उनके ज़्यादा पैसे देके उनसे ले लेते हैं, कोई इलीगल प्रोसीजर करके, और फिर वो पैसे आदिवासी किसी ऐसे कामों में खर्च कर देते हैं कि वो पैसे ख़त्म हो जाते हैं। फिर ना उनके पास ज़मीन होती है, ना उनके पास कोई शिक्षा है, ना कोई हेल्थ की यहाँ फैसिलिटी है। फिर वो लोग बेघर अपने ज़मीन से भी हाथ गंवा बैठते हैं, और बहुत सारी मुश्किलें भी आती हैं। औरतों को भी ये सब सारी दिक्कतों की वजह से औरतों को भी काफ़ी सहना पड़ता है। सो आप देख रहे हैं भैया कि ट्रेंड काफ़ी सिमिलर है। 1.5 से 2.25 एकड़ लैंड से ज़्यादा लैंड नहीं है यहाँ पे किसानों के पास। वो भी आगे बढ़ जाती है जब आगे बच्चों में, भाइयों में, तो उसके लिए भी काफ़ी रिफ्ट है। और वुमेन एम्पावरमेंट के अप्रोच भी आप देख रहे हो कि यहाँ पे हो कह रहा है कि नेचर को मानने वाले आदिवासी थे ये, इनका जो भगवान का। सो आप आदिवासियों को पढ़ें पूरी दुनिया में, चाहे अमेरिका लें चाहे कनाडा लें, काफ़ी सिमिलर ट्रेंड्स हैं। नेचर को मानने वाले लोग थे, इनका ज़बरदस्ती धर्म परिवर्तन किया जा रहा है। अब इन्हें आप समझें कि जो हम देखते हैं बार बार, मैं फिर से बताऊंगा, जैसे आरएसएस की जो नीति रहती है, हिंदी हिंदुस्तान, फिर मनुस्मृति को लागू करना, जो हमारे वेदों में ही नहीं लिखा हुआ ये सब कुछ, ठीक है ना। तो मनुस्मृति का क्या मतलब है भैया, कि पैरों की जूती है औरत। ये अब शुरू हो चुका है गुजरात के ट्राइबल एरियाज में, इनको नया धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है, ठीक है ना, और नया ही धर्म सिखाया जा रहा है औरतों के बारे में। सो चलो उस पर जाते हैं अभी, पर बीच बीच में हम कॉन्वर्सेशन जारी रखते हैं। हमारे साथ हैं लखन भाई। सो लखन भाई, आप भी काफ़ी देर से यहाँ काम कर रहे हैं और आपने काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा आपको। शायद यहाँ से मैं वर्ड भूल रहा हूँ वैसे, वो कि जिसको बोलते हैं बैन कर दिया गया आपसे, तड़ी पार। तो आपको यहाँ पे कितने डिस्ट्रिक्ट्स में तड़ी पार कर चुके हैं आपको? मैं 5 डिस्ट्रिक्ट में से तड़ी पार किया था पिछले 4 महीने पहले। ठीक है जी। अभी हाई कोर्ट ने जो कहा इस का सज़ा कम कर दी, इसलिए मैं अभी यहाँ हूँ। बिल्कुल। हाँ, तड़ी पार करने की वजह तो यही है कि हमारी जो यहाँ स्टैच्यू ऑफ यूनिटी आई है, हाँ, तब से हमारे यहाँ समाज की दिक्कत है, क्योंकि टूरिज़्म सिटी बनाने वाले थे पहले 70 गांव की। तो जो लोगों को तो पता नहीं था, लोगों को जब बताया तो लोगों ने विरोध किया और कहा कि हमें ये टूरिज़्म सिटी नहीं चाहिए। तो हमारे जो आदिवासी गांव है 70 गांव में पूरे खेती पर निर्भर हैं, और 2 बांध होते हुए भी बगल में ही सिंचाई का पानी नहीं मिल रहा है, पानी होते हुए भी पानी नहीं मिल रहा है, नौकरी नहीं है, धंधा नहीं है। तो ये टूरिज्म सिटी बनाएंगे तो लोग की ज़मीन बेचना पड़ेगा, यानी शहर का कानून होगा, ऐसे उसमें था। तो लोगों ने जब विरोध किया 2013 में, तब गवर्नमेंट ने हमारी बात, क्योंकि यहाँ नींव रखना था स्टैच्यू की, तो मानी, और तब वो काढ़ा उस केवड़िया एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी हटाया। बाद में उसको जो करना था वो अभी हो गया है। यहाँ हमने तब बताया था कि हम नर्मदा का है तो परिक्रमा की जाती, कोई पैसे की ज़रूरत नहीं होती है, और लोग तो खाना खिलाते ही हैं। तो ऐसा टूरिज्म करो जो जीरो हो, उसमें पैसे खर्च ना हो, बिल्कुल तो सेल्फ सस्टेनेबल हो। हाँ, ऐसे टूरिज्म हो सकता है। और ये पूरे इतने बड़े प्रोजेक्ट 3,000 करोड़ स्टैच्यू में, और बाकी का जो प्रोजेक्ट है उसमें कुल मिलाकर 10,000 करोड़ का खर्च अभी आने वाला है। अभी 7-8 हज़ार करोड़ तो हो चुका है। तो हमने कहा कि हमारी पूरे आदिवासी बेल्ट है, जो गुजरात के 15% लोग रहते हैं, तो उसमें बांध होते हुए पानी नहीं मिल रहा है, तो उसकी सिंचाई की पानी की सुविधा करें। 10,000 करोड़ में आराम से हो सकता है। और लोगों जो गांव शहरों में जाना पड़ता है, भटकना पड़ता है, तो तो ये गांव में रोजगारी मिलेगी, आत्मनिर्भर होगा। तो हमने ये बात बताई, लेकिन उसको तो ऐसा ही था कि जो देश में खादे पीते लोग हैं या गुजरात में, उनको एक टूरिज्म एक ऐसी जगह बना दे के जहाँ लोगों को अच्छा लगे। तो आप गांव में जाएंगे तो देखेंगे कि बगल के गांव में उसकी हालत, जो स्टेच्यू के पास में रहते हैं उनकी हालत क्या ख़राब है। जो बांध के लिए ज़मीन ली थी 6 गांव की, आज भी उसका प्रश्न का हल नहीं हुआ है, क्योंकि सरकार चाहती नहीं है कि उसकी ज़मीन वापस करना।
देना ही नहीं चाहती, क्योंकि उस पर ही ज़मीन पर ये सब कुछ अब यहाँ हो रहा है। ये गेस्ट हाउस हो या श्रेष्ठ भारत भवन हो, जो वैली ऑफ फ्लावर हो, पार्क क्या कहे, जू पार्क हो, वगैरह वगैरह। तो अभी 14 गांव में, यहाँ गुजरात में पैसा कानून है, अनुसूची 5 लागू है, फिर भी गांव ग्राम पंचायत को पूछा नहीं जाता है। यहाँ गवर्नमेंट को जो करना है वो चाहे वो करती है अभी। तो हम विरोध करते हैं, विरोध यानी नीतिगत विरोध करते हैं, हम कोई पार्टी का व्यक्ति का विरोध नहीं करते। बिल्कुल बिल्कुल। तो सरकार को ये अच्छी लगता नहीं, खासकर हमारे जो पीएम है, हमारा जो सीएम थे और पीएम, तब जब आते हैं तो लोगों को हाउस अरेस्ट करते या 24 घंटा या 48 घंटा वो पकड़ के ले जाती है। तो फर्जी का केस करते हैं। तो इस हिसाब से मुझे तड़ीपार किया गया था। तो क्योंकि मैं इसको लगता है कि ये लोगों को जागरूक कर रहे हैं, तो ये अच्छी बात नहीं है। देश में जो आज प्रश्न यही है कि लोकशाही है, संविधान में है कागज पे, लेकिन सही माने तो ये स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के इलाके में लोकतंत्र है नहीं। और आवाज़ उठाते हैं उसको तो दबाए जाते हैं। और आदिवासी लोग जो सालों से प्रश्न लड़ रहे हैं डैम के ऊपर, ज़मीन के बारे में, तो उसको दबाया गया है, तो वो बोल नहीं पा रहे हैं। लेकिन लोगों के मन में बहुत गुस्सा है, लोगों को लग रहा है कि ये हमारे लिए कुछ नहीं हो रहा है, ये जो हो रहा है वो दूसरे बाहर के लोगों के लिए हो रहा है। आप जाएंगे तो देखेंगे तो क्या है। तो ये एक है, इसलिए वो बार बार कर रहे हैं। और गुजरात की ये बात हम सुनते हैं, गुजरात मॉडल पिछले 10 साल से या 15 साल से बात हो रही है। गुजरात मॉडल जो सही माने देखिए कि किसानों के बहुत ज़मीन डेवलपमेंट के नाम पे गई है, लेकिन यहाँ का किसान पहले जो आवाज़ करते थे, बोलते थे, आज नहीं बोल रहे हैं। उसकी कहीं वजह है। एक वजह तो यही है कि जो ज़मींदार है, ज़मीन वो लोग, उसका एक पैर गांव में है, एक पैर शहर में है, उसके एक आमदनी का एक तरीका एक बदल चुका है, खेती है वो तो है ही। आप रिच फार्मर की बात कर रहे हो, पुअर फार्मर की बात नहीं कर रहे, आप पटेल फार्मर की बात कर रहे हो। जो 15% जो डोमिनेट फैक्टर है गुजरात में सबसे ज़्यादा। तो पहले तो बहुत संगठित थे, बहुत आवाज़ करते थे, क्या मूल्य मिले, खेती का मूल्य मिले, उसको बहुत होते थे खेडूत समाज के। लेकिन अभी नहीं है। उसकी एक वजह वो शहरों में भी दूसरा धंधा ढूंढ ले, क्योंकि वो ज़्यादा पटेली लोग ज़मीन के बिक्री का एक वहाँ कर रहे हैं, वही लेना बेचना, वो ज़मीन का है, डायमंड का है, कापड़ का है, कपड़े का धंधा है। यानी शहरों में तरह तरह के उनके पास बहुत, क्योंकि वो खड़े हुए थे ज़मीन से ही। क्योंकि ये गुजरात में जो सबसे खेती का ज़मीन का कानून बने थे वो गुजरात में बने थे कि खेती करे उनकी ज़मीन। तो उसमें से वो बड़े हुए और वो आज इतने बड़े हो गए कि वो दूसरों की ज़मीन खरीदते हैं, बिक्री करते हैं, शहरों में दूसरे धंधे उससे बहुत आगे गए हैं। तो आज उसको वो गुजरात में बोलते नहीं है और लोगों की खेती में दिक्कत नहीं है, ऐसा नहीं है। तो जमीन बेसिकली रिच फार्मर है, वो तो इनकम टैक्स बचाने के लिए जमीन रखी है, उनका वो इनकम सोर्स नहीं है जमीन, इनकम सोर्स उनके कोई और है। पर ये रिच फार्मर है, जो पुअर फार्मर है उनके पास जो अकेला इनकम सोर्स जमीन था, उनकी हालत हम देख रहे हैं। वो तो खराब ही खराब है। आप देखिए सौराष्ट्र में जाइए, कहीं जो खेती पर जी रहे हैं उसको बहुत मुश्किल है। तो वो तो है ही। और गुजरात के बाद प्रश्न कोई अलग नहीं, गुजरात मॉडल ऐसा कहीं नहीं है। उसके सब नदियाँ देखिए आप, और गुजरात के सारा इंडेक्स देखिए आप, हेल्थ में हो या शिक्षा में हो, बाल मृत्यु दर हो, बहनों का मृत्यु दर देखिए। वो अभी सिकल सेल का प्रॉब्लम यह तो पूर्व पट्टी में है ही, लेकिन हीमोग्लोबिन का प्रॉब्लम है सब जगह पर। तो हर एक जगह पर प्रश्न है ही। ये तो बोलने की बात है कि गुजरात मॉडल वही है कि जो हिंदू मुस्लिम को बांट दो, जो पहले यहाँ हुआ ये 20 साल में 2002 से हुआ, वो तो सारी दुनिया जानती है। तो एक तो वही तबका जो था वो बोल नहीं पाते हैं, आदिवासी बोल नहीं पाते हैं, और छोटे किसान गांव के हैं वो नहीं बोल पाते हैं, और बड़े लोगों को तो कोई चिंता है ही नहीं, क्योंकि उसका जो चाहे वो उनका काम हो जाता है। गैर कानूनी से जो भी है वो करते ही है। तो गुजरात में इसलिए आवाज़ नहीं आ रही है, और हमें बहुत दुख है। जो आवाज़ करते हैं उनको दबाई जाती है। और बहुत सारे आंदोलन गुजरात में भी अभी चलते हैं, और हुआ भी है।
सबको गिरफ्तार किया जाता है। सो हम बता रहे हैं आपको, अभी बात कर रहे हैं लखन भाई से और सो आपको बताते हैं, जैसे खेडूत वर्ड का यूज़ हुआ बीच में बार बार, तो खेडूत का मतलब होता है किसान। सो सरदार पटेल, वल्लभ भाई पटेल जो खेड़ा गांव में पैदा हुए थे, तो बड़ा सबसे बड़ा आंदोलन जो किसानों का इंडिया में हुआ है उसका नाम था खेड़ा सत्याग्रह 1918। उसके बाद बारडोली सत्याग्रह, जहाँ पे उनको सरदार का खिताब मिला। फिर उसके बाद आप देख सकते हैं चंपारण सत्याग्रह है और मिल्स के सत्याग्रह हैं। आप इतिहास पढ़ के जब देखेंगे तो आपको पता चलेगा गुजरात ने बहुत सत्याग्रह और बहुत आंदोलन लीड करे हैं किसानों के लिए। पर आज की हालत ये है कि गुजरात का किसान इतना ज़्यादा दबाया जा चुका है क्योंकि लैंड होल्डिंग्स कम होकर 1.5 एकड़ से भी नीचे हो गई हैं। किसान बहुत ही दबे हुए हैं और ट्रेंड ये है कि अगर आपको घर बनाना है, आप किसान हैं या आदिवासी हैं, आपके पैसे नहीं है, आपको अपना घर खेत बेचना पड़ेगा घर बनाने के लिए। और जो रिच फार्मर है वो और रिच होता जा रहा है। तो गुजरात मॉडल में ये बहुत एक कॉमन ट्रेंड है कि जो पुअर है बेसिकली, या जो जिसके पास सोर्सेज कम है, उसको दबाया जाएगा, उसकी आवाज़ नहीं उठाने दी जाएगी उसे, और उसको अरेस्ट किया जाएगा, उसकी फैमिली को ख़त्म किया जाएगा, उसको फाइनेंशियली ख़त्म किया जाएगा, और जिसने आवाज़ उठाई, संगठित यूनियन बनाने की कोशिश करी, उसको साथ के साथ ख़त्म कर दिया जाएगा। सो ये है एक, क्योंकि देखिए गुजरात आज भी गाँव में बसता है। जैसे हमारे महात्मा गांधी बोलते थे कि इंडिया गाँव में बसता है। सो गाँव में बसने वाला जो गुजरात है उसे बिल्कुल संगठित तरीके से कह लो, सॉरी, संगठित होने नहीं दिया जा रहा, और बहुत ही एक साजिश के तहत उसे खत्म किया जा रहा है धीरे धीरे। बाकी लखन भाई और बताएंगे हमें कि सर हमें आप बताओ कि जो ट्राइबल किसान है यहाँ पे, तो उनको अगर उन्होंने फसल बीज भी दी, मान लो कोई किसान है जिसने हिम्मत करके फसल बीज ली, सब कुछ कर लिया, तो वो अपनी फसल कहाँ बेचेगा, कैसे उसको रेट मिलेगा, क्या भाव होगा उसका, कैसे होगा? ज़्यादातर की ये जो आदिवासी के पास बहुत ज़मीन कम है, वो खाने की खेती करते हैं, खुद की खाने के लिए। जो बचता है वो नज़दीक के नज़दीक जो गांव में है या जो व्यापारी है वहीं बेचते हैं। वो मंडी में, यहाँ मंडी है ही नहीं कुछ, तो मान लीजिए कपास की खेती होती है तो वो प्राइवेट लोगों को ही बेचेंगे, प्राइवेट व्यापारी को ही बेचेंगे। जो मिला वही मिला। आदिवासियों को तो ऐसा ही पहले से ही है कि उसको तो पैसा की ज़रूरत होती है। एक क्विंटल भी कपास नहीं आया तो वो भी बेच देंगे। दूसरी बार आया, दोबारा आया तो दोबारा बेचेंगे। यानी जब जरूरत होगी पैसे की तभी बेचेंगे। तो वो तो यूनियन ही, यानी एपीएमसी है यहाँ तो है ही नहीं। पूरे प्रॉपर्टी में देखिए, और जो बेचते हैं वो ऐसे ही व्यापारी को बेचते हैं, तो उसको पूरा दाम नहीं मिलता है। मान लीजिए कपास का, मान लीजिए सौराष्ट्र के किसान 1200 रुपये उसको मिल रहा है, लेकिन यहाँ से 800, 900, 1000 रुपये ही मिलेगा, और नज़दीक ही बेचना पड़ेगा हर एक चीज़। ये चीज़ ही हमने कल देखी वहाँ पे बड़ौदा के किसान भी। ये भी एक कॉमन ट्रेंड है कि यहाँ पे मार्केट को देखो, जो सरकार ने शपथ लिया, जो सरकार ने एफर्ट किया कि हम फ्री मार्केट एस्टेब्लिश करते हैं, शायद फ्री मार्केट की डेफिनेशन वो भूल गए थे कि भैया एक प्लेटफॉर्म पे सब बंदे आके फसल खरीदते हैं। उन्होंने क्या किया है, फ्री मार्केट बनाने की बजाय, क्योंकि एपीएमसी तो एक्सेस प्रॉब्लम थी, एक्सेस टू एपीएमसी मंडी की साधन नहीं है किसान के पास जाने का, और आदिवासियों को तो और भी शोषित किया जा रहा है। यहाँ पे तो उनको और कम रेट मिल रहा है। सो मान लीजिए किसी फसल का न्यूनतम, जिसको हम एमएसपी बोलते हैं, सरकार की तरफ से निर्धारित किया गया 5000, तो उसके गांव में आके कोई बंदा उससे 4600 में ले लेगा वो चीज़, और जाके खुद बेचेगा महंगे रेट पे। तो एक्सेस ही नहीं है गाँव में एपीएमसी की। तो एक्सेस के ऊपर बात की गई है बहुत सालों से कि हर 5 किलोमीटर पे हमारे देश में अगर एक एपीएमसी मंडी हो तो उसकी वजह से किसान का शोषण बचाया जा सकता है। वहां पे आप उसको, कोई भी प्राइवेट प्लेयर, सब प्लेयर्स को, सब बायर्स को एक प्लेटफॉर्म पे आना है। जैसे जब आप स्टॉक खरीदते हो, आप जाके मान लीजिए रिलायंस का स्टॉक खरीदना चाहते हो, सेम प्राइस है, चाहे आप 10 लाख स्टॉक खरीदो, चाहे आप 1 लाख स्टॉक खरीदो, चाहे आप आधा खरीदो, जो भी खरीदोगे, प्राइवेट प्लेयर के लिए भी, जो बायर है उसके लिए भी उतनी है, लोग संगठित होकर खरीदें ज़्यादा उसके लिए, ग्रुप के लिए भी उतनी है, कॉर्पोरेशनों के लिए भी उतनी है। और उसके बाद उसमें बिडिंग होगी। सप्लाई चेन का जो प्रिंसिपल है, डिमांड और सप्लाई का, वो प्ले में आएगा, और उसके बाद प्राइसेस फ्लक्चुएट करेंगी। तो न्यूनतम कम से कम जो रेट होगा वो डिसाइड हो जाएगा, उसके बाद उसके ऊपर भी जा सकता है रेट। सो उसी से तो किसान की हालत अच्छी होनी है। वही तो हम मांग रहे हैं, एक रिटर्न कानून एमएसपी के ऊपर। तो अभी हम बात करते हैं भाई साहब के साथ, और हमें ये बताएं, जब इनकी ज़मीनें हड़पी गई स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनाने के लिए, तो उनको रिहैबिलिटेट करने के लिए जो डिस्प्लेस फार्मर था, किसानों का, या किसान था या आदिवासी था, उसके लिए क्या क्या एफर्ट किए गए? क्यों क्या होता है कि जब
तक तो आप घर में बैठे हो अपने, जैसे हम आज सेफ हैं घर में बैठे हैं। अगर हमें कोई आके हमारे घर से बाहर निकाल के फेंक दे और हम बोले कि भाई आपने हमारे घर से बाहर फेंक दिया, तो सर्टिफिकेट मांगने वाले ये लोग, जैसे किसी को भी, अगर वो आप मुसलमान हो आपको साथ का पाकिस्तानी बोल दिया जाएगा, अगर आप सिख हो खालिस्तानी हो आप, तो जो बंदा अपने हक मांगेगा, जमीन जिसकी खोई गई आदिवासी की, उस साथ ही नक्सलाइट का सर्टिफिकेट उसको साथ के साथ बांट दिया जाएगा। तो सर्टिफिकेट इनके पास बहुत है बांटने की, कि सर्टिफिकेट बांटने के बिना कोई एक्चुअल में काम भी किया जाता है कि सिर्फ सर्टिफिकेट ही बांटे जाते हैं? देश में तो माहौल ऐसा ही है, सर्टिफिकेट जैसे बांटने का ही है। एक्चुअल में ये जो स्टेच्यू ऑफ यूनिटी का जो इलाका है, वो डैम बनाना था, तो कॉलोनी बनाने के लिए 6 गांव की ज़मीन ली गई थी। और बाद में जब ये नर्मदा का बड़ा प्रोजेक्ट था, आंदोलन चला, तो सुप्रीम कोर्ट ने उसने कहा कि जो सबमर्ज गांव होगा उनको ज़मीन के सामने ज़मीन मिलेगी 5 एकड़। तो ये 6 गांव को बाकात रखा। तो एक्चुअल में ज़मीन पहले लिया और डैम हाइट बढ़ने से डैम पीछे गया 5 किलोमीटर। तो ये किसानों को वहाँ से गांव को हटाया नहीं था पहले से ही, लेकिन ज़मीन सरकार के नाम पे हो गई थी क्योंकि एक्वायर की थी, तो नाम एक बना दी। तो लोगों को आदिवासी मान रहे थे ठीक है, ज़मीन तो हमारी खेती कर ही रहे, तो गाँव तो वहीं के वहीं थे। अभी जो ये टूरिज्म के नाम से जो हुआ, तभी अभी 6 गांव का प्रश्न आया कि उसको हटाया जा रहा है। वो अभी निगम, सर्वदार सरोवर निगम कह रहे हैं कि आप यहाँ से अभी हमारी नाम के ज़मीन है वहाँ से हटो। तो अभी एक गांव बसाने की बात है कि सारे गांव एक जगह पर आदर्श गांव हम बसा देंगे यहाँ करके। तो आदर्श गांव में क्या है कि 100 चौरस मीटर में उसमें आपको एक कमरा देंगे, एक किचन देंगे और 4.5 लाख रुपए का मकान बना देंगे, इससे वो। तो लोग, हमने कोर्ट में भी कहा कि हम तो किसान हैं, हम तो भेड़ बकरी भी रखते हैं, गाय हैं, बैल हैं, तो उन सबको कहाँ पूरा बड़ा परिवार होता है, हमें तो बड़ी जगह चाहिए। तो हमें क्या कहता है 3 गुंठा ज़मीन दीजिए, हम अपनी तरीके से मकान बनाएंगे। तो लेकिन वो भी नहीं तैयार है। तो अभी नौबत ये आ गई है कि अभी ये लोगों को अभी ये गांव जो है वो हटाएंगे, ज़बरदस्ती से हटाएंगे। अभी उसके वो तो पक्का ही हो गया क्योंकि मकान अभी तैयार ही हो रहे हैं, तो उसमें एक आदर्श हटाएंगे वो। सो हमारी बात हो रही थी सुबह कि जब यहाँ पे गांव को हटाया गया, जमीन को हटाया गया, तो जब वहाँ पे वो वियर बनाया गया, उसकी वजह से जो लोकल वाइल्ड लाइफ थी और जो लोकल फार्मर थे, उनके गांव में कितनी फ्लडिंग हुई है और कैसे होता है और पानी आ जाता है अंदर, उसके ऊपर ही बात हो रही थी कि ज्योग्राफिकली जिस तरह से वो बनाया गया है वो वियर जिसको ये बोलते हैं, उसके ऊपर हम बात करें। थोड़ा हमें बताएं वियर क्या होता है और क्या हुआ है, क्या प्रॉब्लम आई है? बियर के बारे में तो लखन भाई ज्यादा अच्छी तरह से बता सकते हैं। तो ये जो बोटिंग करने के लिए वियर एक स्टेच्यू से 9 किलोमीटर दूर बना है, गरुड़ेश्वर। तो पहले तो जितना सबमर्ज होने वाली थी जमीन उसको तो एक्वायर की है, लेकिन जो फ्लड आएगा तो जब पानी हाइट पकड़ेगी तो क्या होगा वो कभी नहीं बता। तो पिछली बार 2 साल से हम देख रहे हैं कि लोगों ने फसल तो बोई है अपने खेतों में और पानी थोड़ा भी आ गया, क्योंकि ये नर्मदा का ये आखिरी डैम है, तो पूरा का पानी यहीं से निकलेगा। तो पिछले बार हमने देखा कि 70 हेक्टेयर में फसल डूब गई, खत्म हो गई। बारिश के बाद बोते हैं तो जो उसको चाहे तब वो वियर में पानी भर देते हैं, तो उसमें भी फसल खत्म होती है। तो लेकिन कभी किसानों को बताया नहीं कि ये आपकी ज़मीन डूबने वाली है। किसान नहीं चाहते कि हमारी ज़मीन ले लो, खरीद लो, एक्वायर कर लो, ऐसा नहीं, क्योंकि उसके पास ज़मीन है ही नहीं। तो ये लोकल लोगों के अलग अलग प्रश्न अभी रहेंगे। मान लीजिए अभी नया ब्रिज, पहले पुराना ब्रिज नर्मदा में था नीचे, तो अभी नया ब्रिज बनाया था, उसको घूम के हर रोज हजारों लोगों को जाना पड़ता है। तो कितना 3 किलोमीटर उसका अंतर बढ़ गया, ज़्यादा हो गया। तो हमारी जेब में से हर रोज़ हमें 5 रुपया यानी अलग प्रकार का एक पेट्रोल टैक्स देना पड़ेगा। पेट्रोल इतना ज़्यादा होगा, समय भी देना पड़ेगा। तो छोटी छोटी बातों में क्या कहेंगे, कीमत चुकाना पड़ते हैं। मान लीजिए हमारी बहनें जंगल में जाती है, लकड़ी लाती हैं, तो अभी रोड क्रॉस करना है तो उनको 5 मिनट 10 मिनट वेट करना पड़ेगा, क्योंकि इतने व्हीकल आते हैं शनि रवि को। ठीक है, तो हमारा रास्ता भी हमारा खुद का नहीं रहे, किसी को पैदल जाना है, गाय बैलों को लाना है, ले जाना है जंगल में, तो वो भी मुश्किल है। यानी छोटे छोटे प्रश्नों के बारे में सोचेंगे तो बहुत सारे ऐसे निकलेंगे कि जगह जहाँ इतना शांत इलाका था वहाँ हर रोज हजारों कार आए या लोग आए तो उसकी क्या हालत होगी। बिल्कुल।
सो जैसे हमने देखा जो हमारे बड़े किसान आंदोलन हुए हैं, चाहे खेड़ा का हो, बारडोली का हो, तो उस टाइम पे सरदार पटेल जी, महात्मा गांधी जी आत्मिक तौर पे और वैसे भी पॉलिटिकली अवेयरनेस फैलाने का काम करते थे। संवैधानिक तौर पे कि जो उस टाइम पे ब्रिटिश सरकार का संविधान था कि उसके हिसाब से भी वो कानून गैर कानूनी थे, तो बहुत जागरूकता फैलाई है। आज के टाइम में हम बोले पंजाब हरियाणा बहुत जागरूकता है, बंगाल जागरूक है, केरला जागरूक है, उत्तर प्रदेश का किसान भी जागरूक हो गया है, राजस्थान में फैल गई है। गुजरात में जागरूकता क्यों नहीं फैल रही? गुजरात का किसान क्यों शांत बैठा है? और कैसे जागरूकता फैलाई जा सकती है और क्या कदम उठाए जा सकते हैं युवा के द्वारा और आदिवासी और किसानों के द्वारा कि इन जो मेन मुद्दे हैं कि इनके ऊपर जागरूकता क्यों नहीं फैल रही और कैसे फैलाई जा सकती है? इस बात को डिस्कस करते हैं शोभा बहन और लखन भाई के साथ। एक तो हमारे यहाँ जो थोड़ा गुजराती मानस एक पैसे वाले मानस रहता ही है, कहाँ से पैसे मिलता है तो उसके बारे में वो ज़्यादा सोचते हैं, यानी आसान से पैसा कैसे मिल जाए। तो अभी देख रहे हैं सारे गुजरात के युवा लोग, किसान लोग देख रहे हैं कि क्या किया जाए, क्योंकि यहाँ गुजरात में पूरा जो है सहकारी मंडली थी वो पूरी यानी अच्छा चल रहा था, वो ख़त्म हो चुका है। क्योंकि उसका भ्रष्टाचार भी देखा है, तकलीफ भी देखी है। या पूरे जो सहकारी मंडली बहुत अच्छी चलती थी, अभी इस गवर्नमेंट में बहुत सारे कौभांड निकल रहे। मूंगफली का जो देखे पिछले 2 साल से हम देख रहे हैं, तो यानी बोरी का बोरी यानी पूरा गोडाउन ही जल जाता है। पहले तो हम सोचते थे ऑफिस के कागज जल जाते थे, लेकिन गोडाउन जो किसानों के जो माल भरे हैं वो भी जल जाते, यानी मंडी जल जाती है, क्योंकि उसमें मिट्टी वाली मूंगफली होगी, जो भी होगा। तो अभी थोड़ा मुश्किल है, लेकिन ऐसा नहीं है कि गुजरात में नई आवाज़ है, ऐसा नहीं है, होगा। हम तो मतलब आप जागरूकता कर रहे हो? हाँ, अभी इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन शायद ऐसा होगा कि अभी दूसरे को लोगों की बारी है, ऐसा मानते होंगे गुजरात के लोग कि हम तो पहले ओपनिंग कर लिए तो अभी 1 डाउन तो आप ऐसा होगा। तो चलते हैं अभी शोभा बहन से पूछते हैं उनको क्या लगता है कैसे गुजरात जागरूक होगा और क्या लगता है कि जब नहीं हुआ उसका क्या कारण है? वो तो वैसे ही जैसे लखन भाई ने बताया कि गुजराती मानस सिर्फ पैसे का फ़ायदा देखते हैं, तो अभी तक पैसे का फ़ायदा देख रहे हैं, पर बाद में भी देखेंगे कि जैसे एजुकेशन सिस्टम ख़त्म कर रही है यहाँ की सरकार, सब प्राइवेटाइजेशन कर रही है, हेल्थ सिस्टम भी सब प्राइवेटाइजेशन कर रही है, और लोगों को रोजगारी नहीं है, मजदूरी नहीं है, बहुत कम पैसे दे रहे हैं। इतने कम पैसे में वो प्राइवेट हॉस्पिटल में या प्राइवेट स्कूल में अपने बच्चों को नहीं भेज पाएंगे या अपना इलाज नहीं करवा पाएंगे। तब उनकी समझ में आएगा कि अरे ये जो दूसरी जगह पे हो रहा है आंदोलन वो सब, और जो मुश्किलें हैं उनमें हम लोग उन लोगों को हमने साथ नहीं दिया है, तो अभी हमें भुगतना पड़ रहा है। जब ये बात उनकी समझ में आएगी तब ये शायद समझेंगे, बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। पर तब तो ये बोलेंगे उनको कि भैया आप अगर मंदिर को कुछ दान दे दो, अपने मुसलमानों को हमारे कब्जा ना हो जाए मंदिरों पे, तो तब ये बोल के फिर रोक लिया जाएगा। फिर आपका लगता है फिर लोग धर्म के ऊपर कैसे निकलेंगे? हाँ, पर कितनी भी देर तक, जब तक वो रोटी पेट में जाती है तब तक धर्म चलता है, और जब बच्चे अपने खुद के पेट में रोटी नहीं होगी और बच्चे रोटी मांगेंगे तब कहाँ धर्म की बात करेंगे, तब तो उनको बाहर निकलना ही पड़ेगा। धर्म से तो पेट नहीं भरता है। बिल्कुल। आपको लगता है कि धर्म का इतना बड़ा इन्होंने मसला बना दिया यहाँ पे गुजरात में, ये क्यों बनाया? कैसे इस चीज से बाहर निकला जा सकता है? इतना धर्म खतरे में है। आप भी आई थिंक आप हिंदू है सर, आप मतलब कि आपका धर्म पैदा तो हिंदू फैमिली में हिंदू है, पैदाइशी हमारा तो सब धर्म है। तो आपका धर्म खतरे में आपको लगता होगा कि? कभी खतरा नहीं, धर्म तो एक अंदर की चीज है, मानने के लिए वो अपनी होती है, पर्सनल चीज है, पर्सनल है, वो तो वो बाहर है, करने की जरूरत ही नहीं है। गुजरात में ऐसा है कि वो तो एक धर्म भीरू है, वो एक शब्द है हमारे धर्म भीरू, हमारे और डरने वाले। दूसरा मुझे लगता है कि जो पैसा ऐसे पैदा होता है, रुपया जो कहते हैं, तो उसमें झूठ बोलना पड़ता है, गलत करना पड़ता है। तो जब गलत करते हैं लोग, झूठ करते हैं, तो उसको धर्म को थोड़ा और करना लगता है कि उसमें मैं गलत किया है तो उसको समाधान, मन का समाधान के लिए वो ज़्यादा मंदिर की पूजा पाठ जो वगैरह, भगवान को खुश करना, साधु संतों को खुश करना, यही होता है। लोग समझ में है कि, लेकिन वो प्रैक्टिस में नहीं है। गुजरात में जो है धर्म है। बिल्कुल।
सो भाई और बहनों, अगर आप गुजरात से हो, आप मेरी बात सुन रहे हो, तो आपको बता देते हैं भैया कि दादी जी श्री ऋषि जो थे, जिन्होंने पूरे असुरों का नाश करने में मदद की थी, अपनी हड्डियां तक दान दे दी थी, परमवीर चक्कर पे उनकी तस्वीर है। सो आपसे सबसे ऊपर का जो मतलब कुर्बानी देने वाले कौम के आप वारिस हो, तो भैया थोड़ा जागरूक रहो। आपको कोई बेवकूफ़ बना के कहीं आपको धर्म के चक्कर में घुसा के, आपको पता होना चाहिए आपका इतिहास क्या है, कि आप कितना रिच कल्चर है आपका। तो ऐसे ही कोई आपको धर्म के नाम पे दबाएगा, तो मेरे को पता नहीं है पैसे कमा के जाना भी कहाँ है, इतने पैसे कमा के कहाँ जाओगे भैया। थोड़ा देश की उन्नति में हाथ लगाओ, और ये फालतू के धर्म के चक्कर में घुस के कोई फायदा नहीं है। सबके धर्म बराबर हैं, सबने फाइनल रास्ता तो वही है, सबने भगवान के पास ही जाना है। तो अपना बस सही सही रास्ते पे चलो, और अपना जो पर्सनल रिलेशन है आपका भगवान के साथ, अपने शास्त्रों को पढ़ो, अपने वेदों को पढ़ो, संस्कृत को सीखो, पाली भाषा को सीखो, जो जो भाषाएं बनती हैं वो सीखो भैया। तो आपसे यही अपील है। और अपने स्टेट के जो जो कल्चर है और जो आपके शहीद हैं स्टेट के, उनकी इज्जत रखो। सो सर, आप जाते जाते कुछ मैसेज देना चाहोगे युवाओं को, यहाँ पे कैसे वो संगठित कर सकते हैं अपने आप को, कैसे अपने हक सच की, और कोई भी बात आपको करनी हो जो हमने मिस कर दी नहीं, हो? मैंने देखा गांव में सब लोग देख रहे हैं, हर एक लोग किसान की बात कर रहे हैं। जो आंदोलन अभी चल रहा है दिल्ली में, तो बहुत अच्छी तरह से देख रहे हैं और समझ रहे हैं कि आज तक सरकार क्यों नहीं मानती। इतने अहिंसक शांतिपूर्वक ये आंदोलन चल रहे, इतनी तकलीफ सह रहे हैं, और फिर भी सरकार क्यों नहीं मान रही है, उसकी दिक्कत क्या है। तो समझ में आ रही है लोगों को। ऐसा नहीं है कि नहीं समझे, लोग समझे। देश में गांव में लोग ज़्यादा समझदार लोग हैं, क्योंकि वास्तविकता के साथ जुड़े हुए। तो मुझे लगता है कि ये जो आंदोलन अभी चल रहा है किसानों का, तो उसके बहुत बड़ा मैसेज देश में दिया है। तो उससे बड़े आंदोलन गुजरात में खड़े होने की उम्मीद है कि लोग यहाँ पे भी जागरूक होगा। ये तो नहीं चलेगा, ये राज ऐसा नहीं चलेगा, लंबे समय तक नहीं चलने वाला है। अदानी अंबानी का जो है, उसका जो प्रेशर है, जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट सेक्टरों का, वो नहीं चलने वाला है, वो समझ में आ रहा है। आपका क्या मैसेज है मैम? मैं देश के लोगों को, सिर्फ युवाओं को नहीं, पूरे देश के हर नागरिक को ये मैं संदेशा देना चाहती हूँ कि हम राष्ट्र प्रेम की बात करते हैं, तो राष्ट्र प्रेम सिर्फ धर्म नहीं है, सिर्फ राम नहीं है, इंसान होना चाहिए। और हर इंसान, देश का हर इंसान, कोई भी एक गरीब से गरीब या किसी भी धर्म का, किसी भी जाति का इंसान, उसका वो सुखी होना चाहिए, तभी देश बनता है। वो हर नागरिक से देश बनता है। तो हमें उनके लिए, उनकी तरक्की के लिए, उनकी खुशी के लिए, उनकी सुविधा के लिए सोचना चाहिए, ना कि धर्म के लिए या मंदिर के लिए। बिल्कुल। सो बस जाते जाते हम आपको भाइयों ये बताना चाहते हैं कि सरदार पटेल का स्टैचू हम शायद दूर से देखेंगे, 1 भी रुपया इनको नहीं देना हमने। नॉन कोऑपरेशन, सिविल डिसोबीडियंस, जो हमारा हक है हम वो उसका पालन करेंगे। और जिन लोगों की ज़मीन दबाई गई है उन्हें श्रद्धांजलि देंगे, क्योंकि अगर सरदार पटेल आज जिंदा होते वो भी वही करते। सो हम सरदार पटेल के रास्ते पे चलेंगे, ना कि ये गूंगी बहरी अंधी सरकार के रास्ते पे चलेंगे, जिन्होंने सरदार पटेल की इमेज को हाईजैक कर लिया है और अपने प्रोपेगेंडा मशीन में उनको यूज करने की कोशिश कर रहे हैं। सो हम सरदार पटेल के वारिस हैं, हम उनके रास्ते पे चल के, क्योंकि सरदार पटेल का उनको सरदार का खिताब कैसे मिला